हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे अपने इतिहास के लेक्चर में, है ना। हमने जैन धर्म कर लिया है, बौद्ध धर्म कर लिया है, ठीक। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है मौर्य वंश, ठीक। तो आज हम देखेंगे मौर्य वंश को, ठीक है ना। मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास इसका जो समय है वह माना जाता है, ठीक, ईसा पूर्व तक। घनानंद को जानते हो आपने, हमने पढ़ा है ना, मगध के समय। घनानंद के जो उनके पुरोहित थे चाणक्य, उसके बारे में भी आपने सुना, बताए थे हम उसमें। चाणक्य अपमानित हुए उनके दरबार में, फिर चाणक्य ने वहां से बाहर निकले और बोले, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जब तक इस वंश का नाश नहीं करूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। फिर कहा जाता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ किया और उनकी कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य के साहस ने मिलकर घनानंद के साम्राज्य को समाप्त कर दिया, ठीक। तो जो हमारे पहले यहाँ के संस्थापक हो गए वो हो गए चंद्रगुप्त। देखिए, मौर्य के समय भारत जितना विशाल एकीकृत राज्य था ना, उतना फिर उसके बाद कभी नहीं हुआ, है ना। मतलब भारत का आजादी के बाद छोड़ दीजिए, है ना। अंग्रेजों के समय भी काफी कुछ भारत का हिस्सा रियासत और राजाओं के साथ था, मतलब अलग था। अंग्रेज भी पूरे भारत में वैसे नहीं हो पाए जितना मौर्यों ने एकीकृत करके किया था, है ना। पूरा साम्राज्य एक तरीके से, अगर उनका साम्राज्य देखा जाए मौर्य के समय, है ना, तो ये समझिए, ये है हमारा, समझ लीजिए भारत का नक्शा, है ना। पूर्वोत्तर प्रदेश नहीं बनाता हूँ, ठीक, ऐसे करके ये आपका अफगानिस्तान का एरिया, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, यहाँ से लेके कर्नाटक से ऊपर, है ना। केरल तमिलनाडु को छोड़ दीजिए और ये नॉर्थ ईस्ट को छोड़ देंगे। तो ये पूरा भारत मौर्यों के कब्जे में था। ईरान तक का एरिया, इधर बंगाल से लेके ईरान तक पूरा किसके कब्जे में था? मौर्यों के कब्जे में था, ठीक। मतलब भारत का सबसे विशाल जो साम्राज्य बनाया था वह मौर्यों ने बनाया था। अशोक के समय सिर्फ कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक। अशोक ने सिर्फ कलिंग को जीत के मिलाया था, उसके अलावा अशोक ने और कोई युद्ध नहीं लड़ा था, ठीक। तो कलिंग बस को उन्हें मिलाया था, ध्यान रखिएगा। बाकी इतना बड़ा साम्राज्य पूरा भारत का था। मतलब मौर्यों के समय जितना बड़ा और जितना एकीकृत साम्राज्य हुआ था भारत में, उसके बाद फिर वह दोबारा नहीं हुआ। गुप्तों के समय भी हुआ, पर गुप्तों के समय हम देखेंगे कि लगभग उत्तर भारत ज्यादा उनके अंडर में था, दक्षिण भारत उतना उनके अंडर में नहीं था। लेकिन मौर्यों के समय तो कर्नाटक तक का पूरा एरिया इन्होंने अपने अंडर में रखा था, ठीक। चलिए देखते हैं इनके थोड़ा सा जानकारी इनके बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके संस्थापक थे, ठीक। प्रधानमंत्री थे इनके कौटिल्य या चाणक्य, ठीक। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त कैसे होती है। देखो, हमने पहले भी पढ़ा इतिहास में, हमको जानकारी प्राप्त होने के 3 स्रोत होते हैं, साहित्यिक, पुरातात्विक, ठीक। साहित्यिक और पुरातात्विक 2 मेन स्रोत, है ना। साहित्यिक और पुरातात्विक, यही 2 मेन स्रोत है जिससे हमको जानकारी प्राप्त होती है ना। साहित्यिक में ही हमारे आ जाते हैं विदेशी जो यात्री हैं उनके जो वृत्तांत हैं वो। हमारे पास मौर्य वंश संबंधित जो साहित्यिक स्रोत है उसमें कौन कौन से स्रोत आ जाते हैं? देखिए, आ जाता है हमारे पास सबसे पहले अर्थशास्त्र, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अर्थशास्त्र, मुद्रा, राक्षस, दीप वंश, महावंश, ठीक। और है बौद्ध जैन के और ग्रंथ है, कथा सरित सागर, ठीक, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी इत्यादि और भी हैं, कुछ उदाहरण हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक। महाभाष्य हो गया, ऐसे और भी कई बुक हैं। ये कुछ प्रमुख बुक हैं ना। महाभाष्य भी मान लीजिए, महाभाष्य में भी हमको जानकारी मिलती है।
पुरातात्विक में क्या क्या है, हमें चंद्रगुप्त के अभिलेख मिलेंगे कुछ, ठीक, फिर अशोक के अभिलेख मिलेंगे, ठीक, आपके काले मृदभांड, काले चित्रित मृदभांड, ठीक, जूनागढ़ अभिलेख बहुत फेमस इस समय का, जूनागढ़ अभिलेख है ना, आहत मुद्राएं, ये सारी चीजें हमें पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में जानकारी प्रदान करती है मौर्य वंश की। विदेशी जो हमारे पास जो साहित्यकर्ता थे या विदेशी जो घूमने आए थे, विदेशी यात्री, ठीक, जैसे मेगास्थनीज, ठीक, मेगास्थनीज की रचना है जो इंडिका, वो हमें मूल रूप में नहीं प्राप्त हुई है, ठीक, उसके जो वृत्तांत हैं वो हमें दूसरे जो राइटर हैं जैसे स्ट्रेबो, कार्टियस, जस्टिन, इसमें इनके जो इन्होंने जो किताब लिखी उसमें मिलते हैं, ठीक। तो और कौन कौन से हो गए, स्ट्रेबो, जस्टिन, कार्टियस इत्यादि। जस्टिन तो इन्हें डाकुओं का समूह बोलता है, चंद्रगुप्त की जो सेना थी ना उसको डाकुओं का समूह बोलता था जस्टिन, है ना। प्लूटार्क है, नियार्कस, आनेसिक्रिस्टस, अरिस्टोबुलस, ये भी हैं आपके विदेशी यात्री वृत्तांत में, ठीक। तो ये आपके 3 स्रोत हैं जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें सबसे ज्यादा जानकारी जो हमें मिलेगी एक अर्थशास्त्र से मिलेगी और दूसरा मेगास्थनीज की इंडिका से, ठीक। तो हमारे पहले संस्थापक बने चंद्रगुप्त मौर्य जी। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक, मगध के उस समय राजधानी बन गया था पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र भी चलते आ रहा है, राजधानी थी पाटलिपुत्र। ब्राह्मणवादी परंपरा में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्हें शूद्र बताया गया है और बोला गया है कि जो महापद्मनंद के जो रनावास में एक मुदा नाम की महिला थी उनसे इनका जन्म हुआ था, तो इनकी माता का नाम क्या है, मुदा, ठीक। ये ब्राह्मणवादी परंपरा के लोग बोल रहे हैं कि इनका जन्म किससे हुआ, शूद्र से, शुद्ध महिला थी, रनावास में थी जनानंद के, वहां उनसे हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म। जबकि बौद्ध परंपरा में जो उनके ग्रंथ है उसमें बताया जाता है एक पिपली वन करके जगह है आपका नेपाल तराई के आसपास, वहां के गणराज्य के ये क्या थे, क्षत्रिय थे, ठीक, क्या थे, क्षत्रिय थे। इस क्षत्रिय वाले कॉन्सेप्ट को लोग मानते भी हैं, क्यों, क्योंकि चाणक्य जो थे एक ब्राह्मण थे, है ना, और अपनी विद्या में बहुत महारत थे और वर्ण व्यवस्था को भी बहुत कठोरता से मानते थे। तो जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की राज्य पाने के लिए, तो ऐसा समझा जाता है कि वो क्षत्रिय रहे होंगे तभी चाणक्य ने उनकी मदद की, है ना, अपनी कूटनीति में उनको एक हथियार बनाया, ठीक। अगर वो वही यही कारण है कि इस मत को ज्यादा बल दिया जाता है ना, क्योंकि ब्राह्मण थे, एक कठोर ब्राह्मण थे, उन्हें मतलब वर्ण व्यवस्था को मानने वाले ब्राह्मण थे, उन्हें लगता था कि शासन क्षत्रिय लोगों को ही करना चाहिए, तो इस कारण ऐसा मानने का और भी बल दिया जाता है कि कहीं ना कहीं ये वाला मत जो है बौद्ध वाला कि ये क्षत्रिय थे ये सही है, क्योंकि आपके चाणक्य ने इनको मदद की राज्य पाने के लिए, क्षत्रिय रहे होंगे तभी चाणक्य ऐसा करे होंगे, ऐसा अंदाजा है, ठीक। तो इनको यूनानी लोग सेंड्रोकोटस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंड्रोकोटस, ठीक, ये नाम ध्यान रखिएगा, यह नाम दिया था इन्हें यूनानी लोगों ने, ठीक। जो उस समय के बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं वह चंद्रगुप्त मौर्य को राजऋषि बोलते हैं, मतलब इतना अच्छा शासन बनाते हैं इनका कि एकदम लोग खुश थे, ठीक। समाज में मतलब बुराइयां वैसी नहीं थी, उतनी प्रबल नहीं थी, इन्होंने सब कुछ बढ़िया मैनेज करके रखा था, एक अच्छा शासक जिसे कहते हैं वैसा चरित्र था इनका। बाद में हमको पता भी चलेगा कि यह क्या है, फिर लास्ट में अपना राजपाट छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, साबर बेलगोला चले जाते हैं और वहां पे जाके अपना भद्रबाहु के साथ जाते हैं और वहां जाके क्या कर देते हैं, जो जैन धर्म की संथारा प्रथा होती है उसके माध्यम से अपना क्या कर देते हैं, जीवन त्याग देते हैं। संथारा प्रथा क्या है, जैन धर्म एक प्रथा है, उसमें क्या है, जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मृत्यु निकट है तो वह उपवास रख लेता है,
ठीक, मतलब मृत्यु को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। ठीक, इस पे 2015 में एक हाई कोर्ट ने ना रोक भी लगा दी थी, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटा दिया कि एक धर्म से संबंधित प्रथा है, तो इस टाइप की रोक इस पे ठीक नहीं है। नहीं तो सत्यारा प्रथा को आत्महत्या के तुल्य मान के 2015 में राजस्थान की कहाँ के हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी थी। ठीक, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया कि नहीं, संथारा प्रथा उनके धर्म से संबंधित है और इसमें से आत्महत्या वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब वो अपनी आत्महत्या नहीं कर रहा, वो खुशी से कर रहा है। खुशी मतलब कि वो उसके समाज में धार्मिक वो है रीति रिवाज कि हाँ, आप तो उनका अंत आने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई जवान आदमी इस टाइप का करता है। जब व्यक्ति एक निश्चित एज को पार कर जा रहा है ना, उसको समझ में आ गया कि अब मृत्यु निकट है, उस समय फिर इस प्रथा का जो प्रयोग है वह जैन धर्म के अनुयायी करते हैं। ठीक, तो इनको क्या बुलाया गया, सेंड्रोकोटस। इन्होंने जो सिकंदर ने सेल्यूकस को जो छोड़ के गया था, उससे पूरा उत्तर पश्चिम भारत का प्रांत जीत लिया, सेल्यूकस निकेटर से, है ना। इसको युद्ध में पराजित कर दिया। जब सेल्यूकस पराजित हो गया तो इनके बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत सेल्यूकस की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया और इस विवाह की जानकारी केवल एप्पियानस नाम के एक लेखक के द्वारा दी जा रही है। ठीक, इसको याद रखिएगा, एप्पियानस नाम के एक लेखक के द्वारा यह जानकारी दी जाती है कि इसका विवाह हेलेना से हुआ है। ठीक, इसके साथ अफगानिस्तान, देखिए पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक, और आपका पश्चिमी सिंध, यह सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें 500 हाथी दिए थे। ठीक, तो ये जानकारी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए उस समय भारतीय लोगों में इतना सक्षम थे कि वहां तक अपना शासन स्थापित कर लिए, है ना। आजकल आप देखते हो कि यूट्यूब में बहुत जगह अखंड भारत की मांग चलती रहती है ना। चलिए, देखिए व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो आज के डेट में तो शायद ऐसा संभव नहीं है। मांग अच्छी बात है, अपने देश को हर कोई चाहता है कि बढ़े, हम भी चाहते हैं कि वो बहुत बढ़े, पर आज के जैसा व्यवहारिक जैसे देखा रहा, जैसे रूस और यूक्रेन का चल रहा है। रूस कितना भी यूक्रेन पे बमबारी कर ले, पर यूक्रेन को खत्म कर ले, पर अगर रूस चाहे तो उसे कब्जा कर लो, उसको अपने अंदर ले लो, तो बहुत मुश्किल बात है ऐसा करना, है ना। व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। आप हमला कर सकते हो, कुछ क्षेत्र को जीत सकते हो, कुछ दिन सैनिक के बल पर उस पर कब्जा कर सकते हो। जैसे पीओके कितना भी कब्जा कर ले, पर पूरी दुनिया जानती है कि वह भारत का हिस्सा है ना। तो अगर कभी ऐसा मौका आया कि आगे जाके उस पर वापस भारत कब्जा पा सकता है, भारत उस पर बहुत आसानी से कब्जा पा सकता है, उसको मिला सकता है ना। तो वही बात है कि व्यवहारिक बात में ये सब आज की डेट में अगर हम अखंड भारत का सपना देख रहे हैं तो व्यवहारिक रूप से शायद मेरे को तो नहीं लगता, है ना। ये तो अच्छी बात है कि हमें अखंड भारत हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी उतने ही दिल से चाहता हूं कि ऐसा हो, पर व्यवहारिक जो एक सामाजिक जो व्यवस्था बन गई है ना पूरे विश्व की, वह व्यवस्था तोड़ना अभी तो मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका हो गया है ना। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय बोला जाता है राजा की मदद के लिए एक बौद्धिक परिषद होती थी, जैसे मंत्रिमंडल होता था वैसे ही बौद्धिक परिषद। ठीक, ये जो बौद्धिक परिषद होती थी यही जो उच्च अधिकारियों हैं उनका चुनाव करती थी। ठीक, उनकी योग्यता के हिसाब से, चरित्र के हिसाब से इसका चुनाव करती थी। केरल और तमिलनाडु को छोड़ के पूरे भारत में इसका कब्जे, इनका अधिकार हो गया था, तो मैंने आपको बताया ही है ना। इनसे संबंधित कुछ जरूरी चीज देखिए। तो इनके समय जो पाटलिपुत्र है, वो जो मेगास्थनीज आए थे, उन्होंने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था। ठीक, पालीब्रोथा का जो यूनानी शब्द इसका अर्थ होता है द्वार वाला नगर। ठीक, इसका अर्थ भी ध्यान रखिएगा। पालीब्रोथा का अर्थ होता है द्वार वाला नगर। ठीक, इनके कुछ
अभिलेख हैं, ताम्रपत्र है ना। पहले देखते हैं हम महास्थान के बारे में। महास्थान है ना, महास्थान में बंगाल विजय का उल्लेख है। ठीक, बंगाल विजय का उल्लेख है आपके महास्थान, जो इनका अभिलेख है। ठीक, अभी कहाँ पे है ये बोगरा बांग्लादेश। ये जगह का कहाँ पे है स्थित? बोगरा बांग्लादेश में। ठीक, इनका टॉपिक भी, विषय भी याद रखिएगा, बंगाल विजय है ना, महास्थान अभिलेख जो, इसमें बंगाल विजय का उल्लेख है। बोगरा बांग्लादेश में यह स्थित है। ठीक, दक्षिण में दो ग्रंथ मिलते हैं, अहना नूर और मुरना नूर, इनसे ही संबंधित है। अहना नूर, मुरना नूर। ठीक, इसमें जो है दक्षिण विजय का उल्लेख है ना। इनसे संबंधित एक अभिलेख और है आपका सहगौरा ताम्रपत्र। सहगौरा ताम्रपत्र है गोरखपुर के निकट। ठीक, सहगौरा ताम्रपत्र। अच्छा, महास्थान अभिलेख में एक तो ध्यान रखिएगा, बंगाल विजय तो है ही, साथ में ना इसमें अकाल के समय राहत कार्यों का भी उल्लेख है। ठीक, अकाल के समय क्या है? राहत कार्यों का भी उल्लेख है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रशासन पे ध्यान दिया था, कृषि पे भी इन्होंने काफी ध्यान दिया। सिंचाई के लिए एक झील का निर्माण कराया, जिसका नाम था क्या आपका? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। ठीक, पुष्यगुप्त इनके जो वहां सामंत थे, जो सेनापति थे, सामंत थे, या जो प्रमुख थे वहां के, ठीक, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक, इसका रीजन क्या था? सिंचाई करवाने के लिए। ठीक, अच्छा, और अपने जीवन के लास्ट समय ये भद्रबाहु साथ चले गए थे, है ना, तो संथाल प्रथा से सामर बेलगोला में इन्होंने अपना प्राण को त्याग दिया था। पाटलिपुत्र का उल्लेख मिलता है हमें मेगास्थनीज में, उसमें जो आपका मेगास्थनीज चीज जो है इंडिका मिलता है। मेगास्थनीज बताते हैं कि पाटलिपुत्र जो शहर है, ठीक, उसके चारों ओर एक गहरी खाई है। ठीक, इसमें कुछ डाटा है, उनको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गहरी खाई है, इस नजर को जो घेरे हुए जो दीवार है उसमें 570 टावर हैं। 570 टावर है, लकड़ी की दीवार है, 64 दरवाजे, इसीलिए इन्हें पालीब्रोथा कहा गया। ठीक, दरवाजे वाला नगर, 64 दरवाजे हैं। ठीक, और मेगास्थनीज ने इसे बताया कि ये लगभग 9.33 मील लंबा, 1.75 मील चौड़ा है, जो आज के पटना से भी इसकी समानता प्राप्त मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो मेगास्थनीज ने लिखा हुआ सही ही लिखा हुआ, क्योंकि पंकज पटना का भी जो ज्यामिति है, एरिया है, वो लगभग इतना ही है। ठीक, तो ये जानकारी हुई। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगले शासक आते हैं, ठीक, उनका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार। ठीक, यह 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। ठीक, वायु पुराण में इन्हें भद्रसार या मद्रसार भी कहा गया है, तो इनके नाम भी ध्यान रखिए। वायु पुराण में भद्रसार या मद्रसार कहा गया है, वायु पुराण में भद्रसार या मद्रसार। जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? सिंहसेन। जैन ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के समय तक्षशिला,
तक्षशिला कहाँ है? जो हमने भारत बनाया यहाँ पे, इधर पे तक्षशिला। तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होता है। एक बार इनका विद्रोह है सुसीम, ठीक, और एक बार आपके अशोक इस विद्रोह को दबाने जाते। पहली बार सुसीम जाता है, दूसरी बार अशोक जाते। तो अशोक जाते फिर उसको विद्रोह को कंट्रोल कर लेते। अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया था, है आपका कौन? बिंदुसार। तो अशोक कहाँ के? उज्जैन के राज्यपाल थे, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक। बिंदुसार के समय कुछ विदेशी दूत आते हैं, जिसमें 2 काफी फेमस हैं। एक है आपका सीरिया नरेश एंटीओकस प्रथम का, ठीक, सीरिया नरेश एंटीओकस फर्स्ट। ये सब ध्यान रखिएगा, यहीं पे कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में। एंटीओकस सेकंड लिख देगा, एंटीओकस थर्ड लिख लेगा, आपको ध्यान होना चाहिए एंटीओकस फर्स्ट है ये, ठीक। एंटीओकस फर्स्ट के जो आते हैं, नाम है इनका डायनोसियस, ठीक। इनके दूत आते हैं। तो जो बिंबिसार है, बिंदुसार, यह इनको बोलते हैं कि मुझे एक क्या चाहिए, आपका अंजीर चाहिए, सूखी अंजीर, और एक अंगूरी मदिरा चाहिए, और दार्शनिक चाहिए। तो जो नरेश रहते हैं वो बाकी 2 चीज तो भेज देते हैं, पर दार्शनिकों को नहीं भेजते। बोलते हैं कि हमारे मतलब जैसा राज्य है वहां पे नियम है कि हम दार्शनिकों को नहीं भेज सकते, ठीक। दूसरा है आपका टॉलमी के नरेश, ठीक। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ठीक। इनके यहां से आता है डायमेकस। दोनों को नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक। ये दोनों आते हैं। अच्छा, इनका जो राज्य शासन था बिंदुसार, इनके शासन में एक ज्योतिषाचार्य रहते हैं, काफी फेमस ज्योतिषाचार्य, नाम है इनका पिंगलवस, ठीक। क्या नाम है? पिंगलवस। ज्योतिषाचार्य, जो ज्योतिषाचार्य है ये अजीवक संप्रदाय के हैं, ठीक। आजीवक संप्रदाय के ये हैं आपके पिंगलवस जी। चाणक्य इनके समय भी पीएम था, ध्यान रखें, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री था कौन? चाणक्य। पूछता है कई बार, चाणक्य बिंदुसार के समय तक था, क्योंकि फिर आगे जाके अशोक के समय इनमें से चाणक्य के बाद फिर दूसरा व्यक्ति आते हैं, है ना। तो ये हो गए आपके बिंदुसार से संबंधित, इतनी जानकारी आपको याद रखनी है ना। अगर आप मेन से लिख रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 2 नंबर क्वेश्चन में। मेंस में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले तो एक महान विजेता के रूप में थे, ठीक। उन्होंने पूरे भारत को एक कर दिया। भारत क्या था? भारत के बाहर के क्षेत्र, ईरान तक के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, और एकीकृत प्रशासन भी चलाया। मतलब प्रशासनिक दक्षता उनमें बहुत ज्यादा थी, अच्छी थी, ठीक। कूटनीतिक तो रहे ही होंगे, तो ही इतनी ज्यादा सफलता उन्होंने प्राप्त की, है ना। फिर जब हम देखते हैं कि जैन ग्रंथ में इन्हें कहा बोला गया है, राज ऋषि बोला गया है, तो यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि प्रजा के साथ इनका जो संबंध था मधुर रहा होगा, ये एक लोकप्रिय राजा रहे होंगे, तब तो किसी राजा को ऐसी उपाधि दी जा सकती है ना। केवल ऐसा इसलिए नहीं कि उन्होंने जैन धर्म से अपना प्राण त्यागा, केवल इसलिए वैसी उपाधि नहीं देगा कोई, है ना। उन्होंने ऐसा कार्य किया होगा, ठीक। प्रजा से उनका ऐसे संबंध होंगे, है ना, ऐसे लोकप्रिय होंगे, तब उनको ऐसी उपाधि प्राप्त हुई है ना। एक साम्राज्य के संस्थापक थे, इतने बड़े साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक। तो एक बेहतरीन नेतृत्वकर्ता भी रहे होंगे, दूरदर्शी रहे होंगे, है ना। तब तो उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य को स्थापित किया, ठीक। और राजपाट की वैसी लालच इनके मन में नहीं होगी, ठीक। महत्वाकांक्षा तो होगी एक राज्य बनाने की, पर लालच नहीं होगा, ठीक। तब तो अंतिम समय में अपना राज्य छोड़ के, राजपाट छोड़ के, वह एक संत की भांति अपना प्राण त्यागने कहा श्रावण बेलगोला चले गए। तो इन आधारों पे आपका इनको मूल्यांकन करना होगा, ठीक ना। तो जैसे सेल्यूकस निकोटस से जब ये जीते
तो उसको सजा दे सकते थे, है ना, उसकी हत्या कर सकते, पर उन्होंने उसके साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया। तब तो उसने अपनी बेटी की शादी की, साथ में इन्होंने उसको 500 हाथी दिए, तो एक अच्छा संबंध, मतलब आसपास के राजाओं से इनके जो संबंध थे वो भी एक अच्छे स्तर के रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम अलग अलग पॉइंट पे इनके मूल्यांकन कर सकते हैं। आप अपने जब भी आंसर राइटिंग करें, चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन कीजिए, देखिए अधिक से अधिक 2 लाइन, मतलब कि 4 लाइन का आएगा, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन में यह आएगा, आया तो ठीक। तो आपको ये 3, थोड़ा सा सामाजिक आधार, धार्मिक आधार, है ना, और आपको शासनिक प्रशासनिक आधार पे कर सकते हैं। मैंने भी बताया कि एक बौद्धिक परिषद थी, चाणक्य प्रधानमंत्री थे, तो एक प्रशासनिक संरचना थी, एकीकृत प्रशासनिक संरचना थी, है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे जब मौर्य वंश का प्रशासन, तो उसमें काफी डिटेल से पढ़ेंगे इनके प्रशासनिक संरचना के बारे में, तो उस चीजों को भी आप इनके मूल्यांकन में ऐड कर सकते हैं, ठीक। अभी हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम अशोक को, क्योंकि अशोक का जो है काफी लंबा है, उन्होंने काफी सारे शिलालेख लिखे हैं, तो हर शिलालेख की जानकारी अकेले एक लेक्चर में केवल अशोक को हम देखेंगे, ठीक। फिर एक लेक्चर में हम मौर्य वंश का, अगर वो लेक्चर लंबा रहता है अशोक वाला, तो उसी में हम पूरा देख लेंगे प्रशासन तक। अगर उसको मैं छोटा बनाता हूँ तो फिर मौर्य वंश के प्रशासन के लिए एक लेक्चर और देख लेंगे, ठीक। प्रशासनिक उस समय की धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी स्थितियां थी उसके लिए। चलिए आज के लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और आप हमारे वीडियो को खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो इसके साथ जुड़े, और एक हमको, ताकि हमको और प्रोत्साहन मिले और हम और अच्छे वीडियो बना के इसमें डाल सके और लोगों को इसका फायदा भी मिले। चलिए धन्यवाद।